हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। ये थ्योरी डेवलप की गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ जो 18 सेंचुरी के द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। उनका टाइम पीरियड रहा है 1723 टू 1790। जो एक स्कॉटिश या स्कॉटलैंड से बिलोंग करने वाले इकोनॉमिक्स थे। तो ये डेवलप किया गया था एडम स्मिथ से और उनका टाइम पीरियड रहा है 1723 टू 1719 और वो बिलोंग करते थे स्कॉटलैंड। वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से ही नवाजा गया है या उन्हें द फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। एडम स्मिथ ने उनके लाइफ में दो ऐसे फेमस हुई हुई दो बुक्स लिखी है। उसमें से फर्स्ट था जो 1759 में पब्लिश हुआ था। वो बेस्ड था चैरिटी और ह्यूमन इथिक्स पे। उसका नाम था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। जो 1759 में पब्लिश हुआ। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। तो ये बेस था चैरिटी और ह्यूमन इथिक्स। और उसके कई सालों के बाद जो 1776 में जो हम द वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं इसको। तो ये 1776 में जब ये एक माइलस्टोन जो एडम स्मिथ का बुक्स पब्लिश हुआ, उसका नाम था द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे हम इन शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं। 1776 में an inquiry into the nature and cause of the wealth of nation। 1776 में एक कॉन्सिडेंस ये भी जाना जाता है जब ये जो ईयर है ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दो बुक उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा और उन्हें पब्लिसिटी देने वाली ये दो बुक्स उनके थे। एडम स्मिथ की ये कॉन्सेप्ट जानने से पहले, इससे पहले जो एक डॉक्ट्रिन या कोई रूल्स जो यूरोप के अंदर जो वर्क कर रहा था वो था मर्केंटाइलिज्म डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन इस तरह का था जिसे हर कंट्री में अलग अलग इससे अलग अलग पहचान थी। इंग्लैंड में उसे मर्केंटाइलिज्म या रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम से ही पहचाना जाता था। फ्रांस में यहाँ उसे कॉर्पोरेटिज्म और जर्मनी में कैमरालिज्म, इस तरह से उसे जाना जाता था। इसकी ऐसी पर्टिकुलर ऐसा नाम से उसे या ये कोई ग्रुप नहीं था या कोई और इवेंट नहीं था। इस तरह से ये उस कंट्री की जो सिस्टम थी वो वर्क कर रही थी। बट जब
एडम स्मिथ इन्होंने फर्स्ट टाइम मर्केंटाइलिज्म ये नाम दे के अपने वेल्थ ऑफ नेशन में इसे ज़िक्र इसका किया है। ये जो सिस्टम थी या ये डॉक्ट्रिन थी, ये बेस कर रही थी उस कंट्री की वन साइड मूवमेंट को। तो ये मर्केंटाइलिज्म जो डॉक्ट्रिन थी, ये प्रमोट करती थी एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को ये रिस्ट्रिक्ट करती थी। तो ये करने की वजह थी कि जो मदर कंट्री है उसे पावर में लाना और जो अदर कंट्री है उससे अपनी इमेज बनाना। ये जो कॉन्सेप्ट थी, ये मर्केंटाइलिज्म ये डॉक्ट्रिन में ही हमें दिखाई देती थी। इसमें उन्होंने जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है इसे इम्पोर्टेंट रोल दिया था, जिससे सोशल जो लोगों की जो ग्रोथ है ये सिर्फ डिपेंड होगी यहाँ पे गवर्नमेंट के बेस पे। उसी के साथ जो ये मर्केंटाइलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने अपने बुक वेल्थ ऑफ नेशन में फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ किया गया था। इसे इसके पहले भी जब ये रूल करती थी तब इसे कोई ऐसी मर्केंटाइलिज्म ये कॉन्सेप्ट नहीं थी। एडम स्मिथ ने ही इसे यहाँ पे नाम दिया है और इसने इसे क्रिटिस किया है और अटैक किया है मर्केंटाइलिज्म के डॉक्ट्रिन पे, जो बदलते समय के साथ साथ जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन और उसका जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाने में ये मर्केंटाइलिज्म डॉक्ट्रिन यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाली है और कोई नहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट देने की जो और बदलते समय के साथ हर कंट्री को जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये कॉन्सेप्ट पूरी करने के लिए एक नई सोच यहाँ पे एडम स्मिथ ने अपने इस किताब से दिया है। तो इसमें एडम स्मिथ उस कंट्री को जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है इसे ना कहते हैं और उसी के साथ ओपन मार्केट ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे एडम स्मिथ के आने से पहले जो डॉक्ट्रिन यहाँ पे यूज़ होती थी वो थी मर्केंटाइलिस्ट डॉक्ट्रिन। ये तो इम्पोर्टेंट देती थी या प्रमोट करती थी एक्सपोर्ट को और रिस्ट्रिक्ट करती थी इंपोर्ट को। तो इसके जो यहाँ पे जो लिमिटेशन है, यही लिमिटेशन उसको 18 सेंचुरी में उसे डिक्लेन करने में मजबूर कर देती है। तो इसी के साथ जो एडम स्मिथ ने कुछ अजम्पशन लिए हैं, ये अजम्पशन इस तरह के थे। फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन, जो यहाँ पे इकोनॉमी वर्क करेगी ये परफेक्ट कंपटीशन में वर्क करेगी। सेकेंड है फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट ये कंडीशन हमें दिखाई देगी। थर्ड है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जो यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है ये डिमिनिशिंग है। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, एडम स्मिथ ने किसी भी कंट्री को एक ऐसी प्रोडक्ट को यहाँ पे स्पेशलाइज करना ज़रूरी है जिससे वो अपनी ट्रेड बढ़ा सके और उससे प्रॉफिट में रहे। इसीलिए कोई ऐसी हर कंट्री के पास जो जियोग्राफिकली जो चेंजेस है उसको नज़र रखते हुए एक ऐसा फैक्टर या ऐसी कोई चीज़ है जिसे वो स्पेशलिटी होती है और उसी का ही फ़ायदा उस कंट्री को अपने ट्रेड में होता है। हमारा नेक्स्ट है पॉइंट नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ना या उसका
ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो 0 यहाँ पे माना गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2x2 मॉडल। ये मॉडल हमें ये कहता है कि दो कंट्री के बीच ये जो ट्रेड है वो दो कंट्री के बीच होगा। ये मॉडल कहता है कि यहाँ पे दो कंट्री होगी, यहाँ पे दो कमोडिटी होगी और एक फैक्टर यहाँ पे वर्क करेगा जिसे लेबर उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेबर्स इज़ द ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इज़ द only one factor of production। यहाँ पे इम्पोर्टेंस लेबर जो फैक्टर है इसे ज़्यादा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेबर्स आर होमोजीनियस। सभी जो लेबर है उनमें होमोजीनियस ये सेम है, मतलब उनकी हर क्वालिटी, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ये सभी हर चीज़ों में यहाँ पे होमोजीनियस ये हमें दिखाई देगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्री ट्रेड। एडम स्मिथ ने यहाँ पे ओपन मार्केट या ओपन इकोनॉमी ये कॉन्सेप्ट लिया है। और हमारा लास्ट पॉइंट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल विथिन ईच अ कंट्री बट आर द परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन द टू कंट्रीज। जो फैक्टर यहाँ पे जो लेबर का है वो उस मदर कंट्री में यहाँ पे पूरी तरह से मोबाइलिटी में रहेगा, बट ये अदर कंट्री में जाने आने के लिए ये पूरी तरह से मोबिलिटी नहीं है। हमारा लास्ट पॉइंट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल within each country but are perfectly immobile between two countries। तो यहाँ पे जो एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि हर कंट्री की जो जियोग्राफिकली और नेचुरल रिसोर्सेज ये पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। हर कंट्री में इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से अलग अलग होता है। तो किसी कंट्री के पास सफिशिएंट ऐसी रिसोर्सेज जो नेचुरली होती है या कई कंट्री के पास उसकी जो सफिशिएंसी है वो अलग होती है या कम होती है। तो जिसके पास ये सफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो यहाँ पे उस कंट्री का अपनी इस रिसोर्सेज पे पूरी तरह से मोनोपोली क्रिएट होती है। तो ये अगर कंट्री उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होती है, उसकी जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट आता है ये कॉस्ट बहुत ही कम होता है, जिससे वो उसकी स्पेशलिटी और भी तरीके से बनाए या उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उसकी प्रोडक्टिविटी और भी डेवलप करने में उसको जो पर यूनिट उसे जो आने वाला कॉस्ट है और भी उसका कम हो सकता है। तो दोनों कंट्री के जो कंपैरिजन होता है इस कंपैरिजन की कंडीशन दोनों की डिफरेंस होगी। जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज अगर कम है उसको वही गुड्स प्रोड्यूस करने में या उसकी जो कॉस्ट है वो डिफरेंस रहेगी। तो इसके लिए यहाँ पे एडम स्मिथ स्पेशलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट देते हैं। वो कहते हैं अगर जिसके पास जिस कंट्री के पास अगर रिसोर्सेज ज़्यादा है तो वो उसी पे ही फोकस करे और उसको ही यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए
और भी सपोर्ट करे, और जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेस या उसकी प्रोडक्टिविटी अगर कम है उस पे फोकस ना करे। तो यहाँ पे ऐसा करने से क्या होगा कि दोनों कंट्री जब एक दूसरे के साथ इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं तो दोनों को इससे फ़ायदा होगा। यहाँ पे ज़ीरो सम कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिवली जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो दोनों को ही प्रॉफिट में रहने के लिए देगी। तो ये कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ जब गुड्स की जो वैल्यू है प्रोडक्शन लेते समय यहाँ पे लेबर पर यूनिट किस तरह से यूज़ करता है, तो यहाँ पे वो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए लेबर का भी टाइम और उसको देने के लिए जो कॉस्ट आएगा उसको भी उस गुड्स की वैल्यू में ऐड करते हैं। तो लेबर कॉस्ट ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली यहाँ पे एडम स्मिथ ने अपने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ये कॉन्सेप्ट या ये थ्योरी इसी पे ही बेस है और इसको ही फोकस करते हैं। तो यहाँ पे एडम स्मिथ यहाँ पे जो डिफरेंस है प्रोडक्शन कॉस्ट का वो तीन तरीके से यहाँ पे यूज़ होते हैं या उसे तीन तरीके से यहाँ पे टाइप्स बताए हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कॉस्ट, सेकंड होता है कंपैरेटिव कॉस्ट और थर्ड होता है इक्वल कॉस्ट। एब्सोल्यूट कॉस्ट ये बताता है सिर्फ कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा है और किसकी कॉस्ट कम है। ये जो थ्योरी है वो बेस्ड सिर्फ एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट कॉस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है, और जो कंपैरेटिव कॉस्ट है वो डेविड रिकार्डो ने अपने थ्योरी में यूज़ किया है। कंपैरेटिवली किस तरह से प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है इसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और थर्ड है इक्वल कॉस्ट। इक्वल कॉस्ट मतलब जितना कॉस्ट होगा उतना ही उसका प्रोड्यूस किया जाएगा और उससे ही दोनों को इक्वल इसी कंडीशन में मिल पाएगी। एडम स्मिथ अपने इस थ्योरी में ये फॉरेन कंट्री और जो मदर कंट्री है इसकी जो कॉस्ट की डिफरेंस है इसे ज़्यादा तरीके से यहाँ पे फोकस किया जाता है। और उसी के साथ उन्होंने कहा है कि अगर अपनी कंट्री में या मदर कंट्री में जो प्रोडक्ट यहाँ पे अपने को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट ज़्यादा अगर आता है तो उसे फोकस ना करें, और जो फॉरेन कंट्री है उससे अगर लो कॉस्ट में अगर वही सेम प्रोडक्ट अगर मिलता है तो उसे बाय करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जो मदर कंट्री है ये भी बेनिफिट में रहेगी और जो फॉरेन कंट्री है वो भी इंटरनेशनल ट्रेड से यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहेगी। तो दोनों तरीके से यहाँ पे फॉरेन कंट्री और मदर कंट्री ये दोनों भी यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे प्रॉफिट कमाने में एक दूसरे को हेल्पफुल होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो किसी भी कंट्री की जो इफ़िशियंसी है वो प्रोडक्शन की वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें ये पता चलता है उसकी प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूस करने के लिए लो है या उसकी जो कॉस्ट है वो हाई है। अगर लो है तो वही उसे फोकस करे, अगर हाई है जो कॉस्ट अगर हाई होती है तो उससे यहाँ पे फोकस नहीं करना, यही यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इसी के साथ जो दो यहाँ पे रिजल्ट आएंगे वो होगा इंटरनेशनल जो ट्रेड है ये करने से उस कंट्री की स्पेशलिटी क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में ये हमें पता चलता है। और दूसरी बात यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर इन इंटरनेशनल की तरह किस तरह से होती है और उसकी क्या वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी, ये दो पॉइंट हमें यहाँ पे उस कंट्री की इफ़िशियंसी किस तरह की है और उससे वो कंट्री किस तरह की अपनी ग्रोथनेस बढ़ाने में हेल्पफुल होगी ये हमें पता चलता है। तो ये एडम स्मिथ का जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है ये एक टेबल के साथ हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दो कंट्री है ए और बी और दो प्रोडक्ट है यहाँ पे एक्स और वाई। जिस तरह से हमने अजम्पशन पे देखा था यहाँ पे दो कंट्री है, दो कम्युनिटी है और एक फैक्टर है। तो उसी तरह से यहाँ पे दो कंट्री है, दो
प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो हमें कहता है कि उस कंट्री की स्पेशलिटी किस तरह से है। तो यहाँ पे जो ए कंट्री है, इसकी दो प्रोडक्ट है, एक्स और वाई। एक्स का प्रोडक्ट उसका यहाँ पे 6 यूनिट में हम देखेंगे। तो यहाँ पे ए को एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये 6 पॉइंट मिलते हैं। उसकी एबिलिटी इतनी है, तो उसी एक्स का प्रोड्यूस करने के लिए बी की कैपेसिटी 1 यूनिट है। और उसके साथ अगर ए कंट्री को यहाँ पे प्रोडक्ट वाई यहाँ पे प्रोड्यूस करना है तो उसकी कैपेसिटी 4 यूनिट है। और तो बी की यहाँ पे वही प्रोडक्ट जो वाई की यहाँ पे उसकी एबिलिटी 9 है। तो ये टेबल के साथ हमें पता चलता है कि दोनों भी कंट्री एक दूसरे के जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में एक में सक्सेस है तो दूसरे में यहाँ पे फेल है। तो यहाँ पे ए कंट्री है जो एक्स का प्रोडक्ट करने में सक्सेस है, तो बी एक्स का प्रोडक्ट करने में फेल है। और यहाँ पे ए वाई जो प्रोडक्ट है उसे प्रोड्यूस करने में फेल है, तो बी कंट्री यहाँ पे वाई प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे सक्सेसफुल है। इस तरह से एडम स्मिथ हमें ये कहना चाहते हैं, जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ये एडवांटेज ही वो कॉन्सेप्ट ये हमें समझाता है कि अगर कंट्री ए ने अगर प्रोडक्ट एक्स को ही फोकस करे और प्रोडक्ट वाई को यहाँ पे अगर इग्नोर करे और फोकस सिर्फ यहाँ पे एक्स पे ही करते हैं, तो ये उसका एडवांटेज यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो उसी तरह से अगर बी कंट्री ने यहाँ पे सिर्फ वाई जो प्रोडक्ट है उसकी यूनिट अगर बढ़ाती है और जो एक्स का है जो प्रोडक्ट है उसे अगर इग्नोर करती है और सिर्फ यहाँ पे स्पेशलाइजेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर करती है, तो इससे दोनों कंट्री को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इसका ही एडवांटेज अगर दोनों कंट्री लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट और भी हमें इजी होता है और दोनों कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सक्सेस होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है ए कंट्री यहाँ पे फोकस करे एक्स पे। तो यहाँ पे एडम स्मिथ हमें यही कहना चाहते हैं कि अगर दोनों कंट्री अगर अपनी अपनी इंटरनेशनल ट्रेड और अपना जो स्टेटस है इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखने के लिए अगर उनकी जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट उनको जियोग्राफिकली और नेचुरल रिसोर्सेस इन दोनों कंडीशन पे डिपेंड होती है। अगर ये दोनों भी कॉन्सेप्ट अगर दोनों कंट्री समझे तो उनकी स्पेशलिटी किस प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रोड्यूस करने में है, ये अगर वो समझ जाते हैं तो इससे उनको ही यहाँ पे प्रॉफिट होता है। और इससे अगर दोनों कंट्री अगर ये समझ के अपना इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो इससे दोनों कंट्री को यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हमें एडम स्मिथ के द्वारा दिया जाता है। इसका आगे वाला वर्जन अगर हम और भी समझे तो ये एडवांटेज किस तरह से और किस पॉइंट से हमें मिलेगा, तो ये रिकार्डो का कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हमें यहाँ पे और भी एक्सप्लेन करता है, जो हम आने वाली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ एडम स्मिथ के इस कॉन्सेप्ट को या उनकी इस अजम्पशंस को लेकर जब उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, बट इस पे ही कई इकोनॉमिक्स ने इसे क्रिटिसाइज़ भी किया है। जिसे कई कहते हैं कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास है उसे इग्नोर किया गया है, लैंडलॉर्ड है और जो कैपिटलिस्ट है यही दोनों सेविंग करते हैं और जो मिडिल क्लास है इसे टोटली इग्नोर किया गया है।
सेकेंड है वन साइड थिंकिंग अबाउट द सेविंग। सेविंग करने वाले सिर्फ यहाँ पे कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड यही करते हैं। यहाँ पे सेविंग का जो मिडिल क्लास करते हैं इसे इग्नोर किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर किस तरह से इम्पोर्टेंट है इसे इग्नोर किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अज्यूम किया गया है फुल कंपटीशन। इकोनॉमी में यहाँ पे फुल कंपटीशन ये सिचुएशन होती है, इसे अज्यूम किया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि स्टेशनरी स्टेट ये कंडीशन आती है। अज्यूम स्टेशनरी स्टेट एक ऐसी लेवल पे जाके इकोनॉमी का ग्रोथ यहाँ पे रुकता है और उससे जो प्रॉफिट है जब डिक्लाइन करने शुरुआत होती है तब ये स्टेशनरी स्टेट आती है, जो पूरी तरह से यहाँ पे रॉन्ग है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जो यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बिना कोई मार्केट चलती है या कोई कंट्री चल पाएगी ये अज्यूम किया नहीं जा सकता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अज्यूम किया गया है फुल एम्प्लॉयमेंट। किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, इसे अज्यूम किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अज्यूम किया गया है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उसके बाद अज्यूम किया गया है ज़ीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो ज़ीरो समझा गया है। और हमारा लास्ट है जो एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज दिया है ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है, जो रिकार्डो ने उसे कंपैरेटिवली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसी का ही नया वर्जन यहाँ पे डेविड रिकार्डो हमें देते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल में यहाँ पे जो एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किस तरह से होगा इसे डिटेल में यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया है, जिसे डेविड रिकार्डो का जो इम्पोर्टेंट और भी यहाँ पे बढ़ता है। जो उन्होंने कंपैरेटिवली जो एक्सप्लेन किया है इसे ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।